अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 22। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अंधेरा होने तक हम दोनों नागी शाह के शानदार बेजोड़ फर्नीचर में घिरे हुए इधर उधर की बातें करते रहे। रचना मेरे घर वालों के बारे में जानना चाहती थी। मैं इसकी शादी और मोरनी के भाई यानी रचना के होने वाले शोहर के बारे में पूछता रहा। रचना बताने लगी कि वो बस ठीक ठाक ही आदमी है, दिल का खरा है, मगर अपने आप में मगन रहता है, किसी और की परवाह नहीं होती इसे। वो बोली, सरदार तो जैसी कोई बात नहीं इसमें, बस ऐसा है कि शादी करके मुझे 2-3 बच्चे दे देगा, रोटी कपड़ा करता रहेगा सारी जिंदगी। मैंने पूछा, ये बता और क्या चाहिए होता है जिंदगी में? खरा आदमी है, ख्याल रखेगा, बच्चे पैदा करा देगा, और क्या चाहिए तुझे? कहने लगी, वो माशूक तो ना बन सकता ना मेरा, जैसा तू है। मैंने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। रचना, तू सर्कस वालों की तरह बात न कर, ये तो मुझे सब खिसके पागल लगते हैं। अरे लड़की, जिंदा रहने के लिए सर्कस का धुन धड़का नहीं चाहिए, बस गुजारे वाला काम हो जाए तो उम्र बसर हो जाती है। फिर रचना ने अजीब बात कही। वो मेरी तरफ सिरक आई, बिल्कुल भिड़कर बैठ गई। बोली, एक बात तो खूब समझकर मुझे बताना, अभी नहीं चाहे मेरी शादी के बाद जवाब दे देना, मगर जवाब देना जरूर। मैंने पूछा, हाँ बोल, क्या बात है? कहने लगी, एक लड़का मुझे तेरा चाहिए, समझा, तुझसे चाहिए, देगा? मैंने घबरा के इधर देखा, खेमे में कीमती बेढब चीजों के सिवा कुछ नहीं था। ये क्या भक्ति है? रचना, तू फजूल बातें मत किया कर। वो संजीदा थी, कहने लगी, चोरी छुपेगा नहीं लूंगी, अपने आदमी को राजी करके इससे पूछ लूंगी। मारी जाएगी तू, अपने आदमी से ऐसी बात कहना भी मत, वो गर्दन काट देगा तेरी। रचना हंसी, कोई नहीं काटता गर्दन वर्दन, बस मामूली नाराज होगा, 1-2 रोज बात नहीं करेगा मुझसे, मैं मना लूंगी। तू हाँ बोल देगा? बताया ना, दिल का खरा है। मुझे इसकी ये बात और भी अजीब लगी। अच्छा, वो दिल का खरा है तो इसके साथ ये करेगी? इसके साथ कुछ नहीं करूंगी, ये तो मेरा अपना शौक है। हमारे लोग इन बातों पर ऐसा शोर शराबा नहीं करते। मुझे याद आया, पहले भी मैं ऐसी बातें इनके कबीले के बारे में सुन चुका था, फिर भी मुझे इसमें अपनी तौहीन होती नजर आई। मैंने कहा, सुन, इस बात को फिर कभी ना दोहराना, अब तो तूने कही है, आगे बिल्कुल मत कहना। मैं जंगलों में परवान नहीं चढ़ा हूँ, मेरा एक कुंबा, एक कबीला है, मेरी औलाद होगी तो इस कुंबे कबीले का हिस्सा होगी। हम लोग अपने कुंबे को इस तरह बांटते फेंकते नहीं फिरते। मुझे अपने बाबा याद आए, जो इस वक्त अपनी इस औलाद को मुझे मशरकी पाकिस्तान में और शायद बर्मा में ढूंढते फिर रहे होंगे। मेरा चेहरा देखकर इस बेखौफ लड़की को अंदाजा हो गया कि जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें किसी तरह का शक व शुबा नहीं है। इसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया और झुककर मेरा रुखसार चूम लिया। इसी वक्त खेमे खेल की रोशनी एकदम तेज हो गई। कोई ताकतवर टॉर्च लिए नागी शाह खेमे में दाखिल हुआ था। ये रुखसाना थी, नागिशा की बेटी। इसकी सांसें फूली हुई थी, लगता था दौड़ती हुई आई है। रचना को मुझे ऐसी बेतकल्लुफी से बैठे देखकर ठटकी फिर बोली, माफ करना, एकदम खुशी चली आई, इजाजत नहीं रही, मगर बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम दोनों को पूछते हुए कोई लोग आए हैं, वर्दी तो नहीं पहने, मगर वो कह रहे हैं कि हम सरकारी लोग हैं, पुलिस जासूस हैं। रचना खड़ी हुई थी, बोली, बकवास कर रहे हैं, वो सरकारी नहीं है, हमारे दुश्मनों के आदमी है। इसलिए तो रुखसाना बोली, इसलिए बादल ने मुझे भेजा है, वो कहता है हमारा ये टेंट सब्जी फासद वाली जगह में है। मैं रोशनी बंद करके टैंक के पर्दे गिरा के चली जाती हूँ। आप दोनों खामोश बैठे रहना, हम कोई बंदोबस्त कर रहे हैं, परेशान मत होना। रुखसाना ने टेंट की रोशनी बुझा दी थी। इसके जाते ही मैंने हाथों पैरों से टोलते हुए खेमे का चक्कर लगाया। यहाँ इतना सामान ज्यादा था कि दुश्मन घुसाया तो मैं और लड़की अपना दिफा नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुली जगह चाहिए, ये तंग जगह और काट कबाड़ इन आने वालों को नहीं रोक सकेगा। वो तो आते ही रोशनी करेंगे और चीजों से टकराए बगैर सीधे में आगे पहुंचेंगे, या हो सकता है गोली मार दें। रचना ने मुझे खेमे का जायजा लेते महसूस कर लिया। वो बेआवाज चलती मेरे पास पहुंची और मेरे कान से मुंह लगाकर कहने लगी, जगह ठीक नहीं है शेर, खुले में हम ज्यादा अच्छे रहेंगे। मैंने कहा, हाँ, पहले मैं बाहर जाके देखता हूँ कि निकलने का रास्ता कौन सा ठीक रहेगा। वो बोली, ये काम तो बेलारा ज्यादा अच्छी तरह करेगी, मैं सांप की काया में निकलती हूँ और देखभाल करके आ जाती हूँ। इसने सांप की जगह बेलारा कहा था, जो नाम नागी शाह ने इस्तेमाल किया था। मैंने इसे समझाया कि सांप की जोन में आके वो बेशक दुश्मनों की नजरों से बची रहेगी, लेकिन सर्कस के शो का वक्त हो चला है। इधर खेमों में पिंजरों के आसपास चहल पहल शुरू हुआ है, वो किसी के पैरों में ना आ जाए। सर्कस के जानवर लाए जा रहे हैं, जानवरों की झपट में आके वो जख्मी ना हो जाए। मुझे मोरनी बेचारी के साथ होने वाली बातें याद आ रही थी। रचना कहने लगी, अगर किसी ने देख भी लिया तो समझेगा नागी शाह का कोई सांप निकल भागा है, कुछ शोर होगा, जानवरों के खुरो टापों और लाई ले जाती पिंजरा गाड़ियों से मैं होशियार रहूंगी। मगर शेर, ये समझ दो, तुम अगर निकले तो देख लिए जाओगे। वो मेरे बराबर खड़े से बैठ गई और मैं समझ गया कि अब वो इंसान से सांप बन चुकी है। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में अकेला रह गया।
آدمی اکیلا ہو تو دل میں ہزار طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ مجھے اپنا کوئی خوف نہیں تھا، میں تو ٹینٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی رشنا اگر انسان کی کائے میں تھی اور اگر دوسرے جاندار کی کائے میں تھی تو دونوں ہی صورتوں میں وہ خطرے میں تھی۔ میں نے خود کو ملامت کی کہ اس کا کہا ایک دم ہی کیوں مان لیا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ لڑکیوں کو مردوں کے کام پر نکل جانے دیا، یہ اچھا نہیں کیا میں نے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، اب مجھے خیمے کی پناہ میں بیٹھنا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کس صورت باہر جاؤں۔ اجنبی آدمی کو تو وہ تلاش کر رہے ہیں، میں اگر شیر کا کالو اختیار کرتا ہوں تو دیکھنے والوں کو کوئی خاص حیرت بھی نہیں ہوگی۔ ہم سرکس میں ہیں، شیر یہاں برابر چلے گا۔ میں نے اور وقت ضائع نہ کیا، ناگیشا کے قالین پر خود کو شیر علی بنگل سے شیر نر بنایا اور ٹینٹ سے باہر نکل آیا۔ دور سرکس کا بینڈ بج رہا تھا اور تماشے والے بڑے ٹینٹ کی روشنیوں سے سرکس کا گروہ کا یہ رخ ایک دم اجلا ہو رہا تھا۔ میں نے ناگیشا کے ٹینٹ سے نکل کے دیکھا، اس کی سانپ والی پنجرا گاڑیاں یہاں سے ہٹا دی گئی تھیں۔ دونوں باپ بیٹے ریہرسل کے بعد اب شو کی اصل تیاری میں ہوں گے، اس لیے سانپوں کا پنجرا کھیل دکھانے والے اصل خیمے کے پاس لے جایا گیا ہے۔ میں بھی جانے کے لیے کوئی مناسب سمجھ سوچ رہا تھا کہ اچانک سامنے سے شو کے زربر کپڑے پہنے شتر مرغ کے پروں سے سجا انوکھا سا ہیٹ لگائے رخسانہ اپنے خیمے کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس کی بیلٹ میں چھوٹا ٹیپ ریکارڈر لگا تھا، اونچی آواز میں وہی پرانا گانا بج رہا تھا، سروتا کہاں بھولیا ہے۔ میں نے خود کو ایک چھولداری کے اوٹ میں کر لیا۔ رخسانہ تیزی سے بڑی آ رہی تھی، وہ یقیناً ہمیں کوئی اہم خبر سنانے آ رہی ہوگی۔ میں نے سوچا خود کو انسان بنا لوں، واپس خیمے میں چلا جاؤں، ورنہ ہم دونوں کو وہاں نہ پا کر رخسانہ الجھن میں پڑ جائے گی۔ پھر وہ بات جاننا بھی ضروری تھی جو رخسانہ سنانے آ رہی تھی۔ ابھی میں اچھی طرح اوٹ میں ہو کر خود کو دوبارہ شیر علی بنگش ہونے کا حکم دے نہیں پایا تھا کہ رخسانہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ فرش کو زمین پر بہت محویت سے تکے جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی پشت کی طرف ہاتھے جا کر کمر سے ایک دو شاخہ چھڑی نکالی جس میں سرخ نیلے پیلے نگ جڑے ہوئے تھے۔ یہ سپیروں کی دو شاخہ چھڑی تھی، مگر کیونکہ سرکس کے شو میں ناگوں کو پکڑنے اٹھانے میں استعمال کی جاتی اسے خوب جھلملاتی سجائی ہوئی بنائی گئی تھی۔ رخسانہ نے بہت احتیاط اور مہارت سے اپنی وہ جگمگاتی چھڑی چلائی اور کہیں زمین پر سے سبز رنگ کے ایک چھوٹے سے سانپ کو اس کا پھن قابو کر کے اٹھا لیا۔ او خدا، یہ تو رشنا تھی۔ سب سانپ کی کایا میں وہ لڑکی رشنا تھی جسے ناگیشا کی بیٹی رخسانہ نے اپنی چھڑی سے قابو کر لیا تھا۔ کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ کیا میں شیر علی بن کر رخسانہ کے سامنے چلا جاؤں، اسے آمادہ کروں کہ وہ سبز بیلارا سانپ کو جسے ابھی اس نے پکڑا ہے چھوڑ دے؟ مگر وہ پوچھے گی کیوں؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بات تو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی تھی کہ رشنا نے سانپ کا جسم اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر کایا بدلنے کا راز اس طرح ایک دو آدمی کو اور معلوم ہو گیا تو پھر سورج ڈوبتے ہی رشنا بیچاری کی موت یقینی ہے۔ کیا خبر کس پر یہ راز 6 کے بعد 7ویں آدمی کو معلوم ہو جائے، پھر 7ویں کو معلوم ہوتے ہی کسی طلسم ساحرانہ انتظام سے کایا بدلنے والا انسان سورج ڈوبتے ہی پیلا پڑ جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گا۔ میں اگر شیر بنا ہی رخسانہ کے سامنے آ جائیں تو کیسا رہے؟ وہ اچانک اپنے سامنے پنجرے کے بغیر کھلا شیر دیکھے گی تو شاید گھبرا کے ہاتھ سے لپٹے سبز بلارا سانپ کو رشنا کو چھوڑ دے گی۔ میں نے کھلے میں نکلنے سے پہلے اپنی آواز سنانی چاہی اور بنگالی شیر کی سی بیزاری سی اون نکالی۔ رخسانہ پر اس کا آواز کا کوئی اثر ہوا یا نہیں یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ رائے بنگال ٹائیگر کی میری ایک اور اون کے ساتھ ہی بہت کچھ ہو گیا۔ 7 فٹ اونچے سامان کے کریٹ کے پیچھے چھپے کالے جڑ سے بتلونے والے 2 آدمیوں نے جھپٹ کر رخسانہ کو جا لیا۔ ایک نے پیچھے سے خوفزدہ لڑکی کی گردن میں اپنی باہ ڈال کر اسے کھچ کھچ کر پیچھے ہٹانا شروع کیا تو دوسرے نے اس کے سینے پر لمبی نالوا ریوالور رکھ دیا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ وہ اسے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کبھی کبھی وہ ریوالور کی نال سامنے دکھائی دیتے شیر کی طرف یعنی میری طرف کر لیتا۔ غنیمت تھا کہ ابھی تک اس نے فائر نہیں کیا تھا۔ ادھر رخسانہ پہچانے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک سامنے نکل کر آنے والے اور اون کہہ کر سب کو دہلا دینے والا یہ کون سا شیر ہے؟ زندگی بھر سرکس سے متعلق رہی تھی یہ لڑکی یہاں کہ ایک ایک کلیے کو اور کٹیلے کو پہچانتی ہوگی، مگر حملہ آوروں نے رخسانہ کو نہ مجھے کوئی وقت دیا تھا۔ وہ دونوں سے لیے ہوئے لمبے کریٹ کے پیچھے چلے گئے۔ پھر اگلے لمحے کریٹ کے پیچھے گاڑی کا انجن بیدار ہوا اور اس سے پہلے کہ میں جھپٹ کر وہاں پہنچ سکتا ایک تیز رفتار اسٹیشن ویگن روشنی جلائے جیسے اچھل کر اس کریٹ کے اگوت سے نکلے خیموں چھولداروں کی تنابیں گراتی کھمبے توڑتی غراتی فائر کرتی نکل گئی۔ فائر کی آواز برابر آ رہی تھی۔ لڑکیوں کو اغوا کرنے والا شاید ڈرانے کو گولیاں چلا رہے تھے۔ لڑکی کو نہیں، لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ رخسانہ کے پنجے میں ہرے بلارا سانپ کا رشنا کا پھن تھا اور بلارا سانپ رخسانہ کے بازو سے لپٹا ہوا تھا۔ اپنی دوست رشنا کو اور رخسانہ کو بھی بچانا ضروری تھا۔ میں دھاڑتے ہوئے اسٹیشن ویگن کے پیچھے چلا۔ فائروں نے اور شیر کی دھاڑ نے نہ صرف سرکس والوں کو ادھر متوجہ کر دیا تھا بلکہ کھیل کے ٹکٹ خریدنے کو لائن میں لگے ہوئے لوگ بھی لائن توڑ کر نکل آئے تھے اور غراتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کو اور اس کے پیچھے دھاڑتے اور جست و خیز کرتے شیر کو دیکھ کر شور مچانے لگے تھے۔ کسی نے چیخ کر کہا، شیر نکل گیا، رے بھاگو!
और फिर जो भगदड़ मची है तो जिसका जो मुंह उठा दौड़ पड़ा और तो बच्चों ने चीखना रोना और घिघियाना शुरू कर दिया। मैंने फरार की गाड़ी को बड़े शामियाने के पीछे गायब होते देखा। दूर से चांदनी में हाईवे चमकती दिखाई दे रही थी। अगवा करने वाले अगर हाईवे तक पहुंच गए तो फिर मेरे लिए पकड़ना मुमकिन नहीं होगा। मैंने देखा वो हाईवे की ही तरफ निकल रहे थे। एक आखिरी कोशिश में मैंने गश्त मारी तो अगवा करने वालों की गाड़ी के करीब था। मैं इससे बमुश्किल 4 फीट दूर रह गया था। मैंने रोकसाना के खौफजदा चेहरे पर उम्मीद और जोश की कैफियत भी देखी। वो नामालूम क्या समझ रही थी। अगवा करने वालों में वो बदमाश जो गोलियां चला रहा था अब शेर को मुझे निशाना बनाना चाहता था, मगर उड़ती सनसनाती गाड़ी में बैठकर दीवानावर जस्त खेज करते कटेली को निशाना बनाना आसान नहीं था। इसने एक फायर भी किया जो जाहिर मिस हुआ, मगर इसके फायर से बचने को मैंने कुछ किया जो जाहिर था, जिससे मेरी रफ्तार बिगड़ गई थी और मेरे उनके दरमियान फासला बढ़ गया था। वो निकल जाएंगे, मैंने गुस्से में एक धाड़ मारी। वो बदमाश लड़कियों के साथ निकल जाएंगे, मगर इस नाउम्मीदी और तैश में भी मैंने करीबी पार्किंग एरिया में सब्ज रंग की एक जीप देखी जिस पर खौफ के आलम में एक ड्राइवर बैठा है जो उल्टे सीधे हाथ से चला रहा था। वो अपनी गाड़ी को बैक करके तार खींची पार्किंग की जगह से निकालना चाहता था और शेर की धाड़ सुनते और मुझे शेर को इतने करीब देखकर लम्हा ब लम्हा सर दहशत ज़दा होता जा रहा था और बार बार उल्टे सीधे गिर लगा रहा था। इतनी सी देर में 2 मरतबा इसकी जीप बंद हो चुकी थी। मैंने ये नई जीप देखी और इसे हासिल करने का फैसला कर लिया। इन फरारियों को पकड़ने में जीप अच्छी रहेगी, मगर पहला काम पहले खूबसूरत ड्राइवर को जीप से उतारना जरूरी था। मैंने अगवा करने वालों की गाड़ी का पीछा छोड़ा और फौरन ही खूबसूरत ड्राइवर की तरफ मुड़ गया। ड्राइवर ने मुझे आते देखा और इंजन चलता छोड़कर हु करता जीप से उतरकर भागा, फिर ठोकर खाकर गिरा। मैं बंकारता धाड़ता गर्ज कई किस्म के खून खुश करने वाली आवाजें निकालता पीछे दौड़ा तो एकदम इसके सर पर जा खड़ा हुआ। ड्राइवर की आवाज बंद हो चुकी थी। वो साकी तो समित पड़ा था, बेचारा अब तो कांप भी नहीं रहा था। मैं समझ गया कि वो बेहोश हो चुका है। मैंने इधर उधर देखा, यहाँ अंधेरा भी था और बहुत दूर तक कोई मुझे देखने वाला भी नहीं था। जितने नजर आ रहे थे पीठ दिखाते भागे जा रहे थे। यही मौका था। मैं बैठ गया और मैंने खुद को शेर से इंसान की जोन में आने का हुक्म दिया। अब मैं शेर अली बंगश था। इंजन चलती जीप पर सवार होना और इसे भगाए हाईवे पर ले आना अब क्या मुश्किल था। गाड़ी टॉप कंडीशन में थी। मैंने देखा पेट्रोल टैंक तकरीबन फुल था। ये बदमाश अगर भागकर वापस रंगून शहर भी जाना चाहेंगे तो उनका पीछा करूंगा, मगर इनकी फरार होती स्टेशन वैगन की सुर्ख रोशनियां बहुत दूर दिखाई दे रही थी। मैंने गाड़ी दौड़ाते हुए देखा था कि विंच ड्राइवर इसी तरह जमीन पर पड़ा है, लेकिन यह भी देखा था कि इस वक्त छोलदारी खींचे अहाते से एक और सब्ज रंग की जीप निकल आई थी। इसने शायद मेरी वाली जीप देख ली थी। इसने मुझे तवज्जो करने को जोर से हार्म दिया और जब मैंने इसके हाल पर तवज्जो नहीं दी तो इसने मेरा ताकुब शुरू कर दिया। यानी अब सूरत हाल ये थी कि अगवा करने वाले बदमाशों के ताकुब में मैं था और मेरे ताकुब में हरे रंग की एक और जीप थी। यहाँ का नक्शा किसने देखा था? अगर देखा भी होता तो बात शुरू हो चुकी थी। मेरे लिए रात में समतों को समझना दोस्तों से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। बस आगे भागती स्टेशन वैगन की सुर्ख बत्तियां मेरा हदफ थी। वो जीप जो मैंने दहशतज़दा ड्राइवर से हासिल की थी बेशक अच्छी हालत में थी, मगर फरारियों की भारी गाड़ी में जबरदस्त रनिंग पावर होगी। वो लोग इत्मीनान से दौड़ते जा रहे थे और मेरा इनका दरमियानी फासला बढ़ रहा था। मैंने अपनी हासिल की हुई जीप से इस दूसरी गाड़ी को देखा। वो लोग भी जिद्दीपन के साथ मेरे पीछे लगे आ रहे थे। इनको मालूम था कि इनका आदमी वही दहशतज़दा ड्राइवर पीछे रह गया है और आगे वाली जीप को जो चला रहा है इसने जीप चुराई है। एक बार मुझे ख्याल हुआ कि मेरा ताकुब करने वाली हरी गाड़ी जीप की तरफ से मुझे डराने को फायर हुआ है। मुझे रोकना चाहते थे और मेरे लिए आगे वालों को तब पहुंचना जरूरी था। हम हाईवे पर 6-7 मील आगे निकला थे। अचानक 2 जीप हुई। फरार होते स्टेशन वैगन की पिछली सुर्ख बत्तियां मुझे नजर आना बंद हो गई। हालांकि सड़क पहले सीधी चली आ रही थी और आगे भी सीधी थी। जितनी दूर तक अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक इस जंगली बद के ताकुब में जा सकता था मैं गया। फिर ताकुब को बेसूर समझकर मैंने खत्म कर देना चाहा, मगर अब सूरत हाल ये थी कि मैं जिसका पीछा कर रहा था वो गायब हो चुका था। अब सिर्फ मेरा ताकुब हो रहा था। मेरे जैसी हरे रंग की जीप में आने वालों ने 2 फायर किए थे और ये दोनों डराने को नहीं किए गए थे। वो ये जख्मी हलाक कर देना चाहते थे या फिर वो जीप का कोई एक टायर उड़ा देना चाहते होंगे। अब जबकि स्टेशन वैगन वालों की बजाय मैं अकेला फरारी रह गया था तो मुझे अपनी फिक्र हुई। मैंने देखा कि हाईवे की दोनों तरफ जंगल घना होता जा रहा है। यह अला दर्जे की बर्मा टैग का जंगल था जिसमें दाखिल होने के लिए बाज़ाब्ता सड़कें हाईवे से अंदर से जाती थी। बाज़ जगह इन सड़कों को रोशन रखने के लिए खंभों पर ट्यूबलाइट्स लगा दी गई थी। मैंने महसूस किया कि अंदर जाती हुई सड़कों में एक तरह की तरतीब रखी गई है। मैंने तारों की मध्यम रोशनी में और कहीं कहीं सड़कों के शुरू में नस बिजली के इन खंभों से हिसाब लगाकर अपना रास्ता तय कर लिया और एक बार जब हाईवे दाएं जाने को घूमी तो मैंने जीप की तमाम रोशनियां गुल कर दी। रफ्तार कदर हल्की करनी पड़ी, मगर मैं पीछे आते लोगों की नजरों से ओझल होकर रास्ता तय करने लगा था। एक और हल्के मोड़ पर जब मुझे बिजली के खंभे के पास से एक सड़क
अंदर जंगल में घुसती दिखाई दी तो बिस्मिल्लाह पड़ी और मैंने जंगल में घुसी सड़क पर जीप डाल दी। हल्के उजाले में मील 2 मील गाड़ी की रोशनियां जला बाजार भागते जाने के बाद जब इत्मीनान हो गया कि मेरा पीछा नहीं किया जा रहा तो मैंने न सिर्फ रोशनियां जला ली बल्कि अपनी रफ्तार भी बढ़ा दी। अब ये जंगली सड़क नहीं रही थी, मैं देख रहा था कि ये चौड़ी होती जा रही है और दाएं बाएं बोगनवेलिया की सदाबहार किस्म की फूलों भरी झाड़ियां बढ़ती जा रही है। मैंने खूब के साथ सोचा, सड़क पर मुझे किसी टंबर स्टेट के रहायशी इलाके में ले जा रही थी। हो सकता है जाने का एक यही रास्ता हो, ऐसा न हो कि मैं फंस जाऊं। 10 मिनट बाद मेरी जीप की रोशनियां एक सफेद इमारत को रोशन कर रही थी। सुर्ख बजरी, सरोबंदो बाला, पामर छाले के बेशुमार दरख्त, ये बाग वगैरह सब एक शानदार विला का फैला हुआ था और विला को एक ही झलक में देखकर मरूब हो चुका था। मैंने गाड़ी की रोशनियां इसे एक झलक के बाद बुझा दी थी, मगर जो कुछ देखा वो इतना खूबसूरत था कि मेरा जी चाहा कि इसे फिर देखा जाए। एहतियात वगैरह को बकौल किसे बाला तक रखकर मैंने फिर हेडलाइट्स रोशन कर दी। विला के दामन में फैले हुए इस हसीन बाग में सफेद मरमर का एक मूलई तर्ज का होश दिखाई दिया। इस खुनकी में भी फवारा चल रहा था और गजब खुदा का मेरी तरफ पुश्त किए कमर तक आते अपने चमकीले बाल छटकाए एक खूब तनुमन तगड़ी सी औरत सिर्फ चड्डी पहने होश के फुवारे की फुवार में खड़ी थी। ला हौला वला कुव्वा, ये मैं कहाँ घुसा हूँ। कोई बहुत ही गैर मुतात लोग हैं। औरतें इस तरह सिर्फ एक जमे में खड़े होकर नहीं नहाती, ये बहुत गलत है भाई। अगर बहुत ज्यादा मॉडर्न समझती हो खुद को तो बाबा बिकनी ही पहनी होती, ऊपरी जिस्म तो इस तरह खुला। भला बताइए, अच्छी खासी होशमंद तो दिखती है, कोई बच्ची भी नहीं और पहने खड़ी है सिर्फ एक कच्छा। रोशनी देखकर औरत एकदम मेरी जीप की हेडलाइट्स में घूम गई। इसका चेहरा बदल मेरी तरफ था। ओहो, औरत नहीं, ये तो एक तनुमन सिख था, लंबी लहराती हुई दाढ़ी वगैरह के साथ। सरदार जी ने मुस्कुराते हुए बाल झटकर पुकार कर कहा, हाँ वही, क्या सलाह है। ये पूछते हुए गाड़ी की हेडलाइट्स भी इसका चांदी चढ़ा एक दांत चमका था। वो मुझे इतना मज़का खेज इस कदर दिलचस्प लगा कि मैंने भी इसी तरह आज़ाद बेफिक्र अंदाज में पुकार कर कहा, बड़ी नेक सलाह है। वो पुकारा, आजा फिर। पानी इतना ठंडा भी नहीं, मजा आएगा। इसका दांत फिर चमका था। मैंने हंसकर कहा, नहीं सरदार, नहाने की नहीं, सिर्फ देखने की सलाह है। तुम्हें नहाता देख लिया बहुत है। वो भी हंसा बोला, ओए जंटरिया, नहाते देखने में क्या मजा। ओहो, मैंने अपने हेडलाइट्स के पीछे खड़े खड़े लहकर कहा, देखने में तो मजा है सरदार जी। तुमने सुनी नहीं मशहूर बोली। क्या कहा, बोलिया। वो फुवार में भीगते हुए चहकर बोला, तू अपना ही लगता है यार। सुनाई की मशहूर बोली है। मैंने मजे से कहा, वो कहते हैं ना, गोरी छपड़ों नहा के निकली थे, सुल्फे दी लाइट वगरी। ओ हिक हिक हिक, क्या कहते हैं, दोनों हाथों की शादत की उंगलियां उठाकर भंगड़ा नाचने का पोस्ट बनाया और फुवार में खड़े खड़े ठिठा मार के सब बोला, यार तू किधर से निकल आया, इधर अंधेरे में से, मजेदार आदमी लगता है कोई। सुनाओ ये तू अपना गिराई है क्या। समझो तो मैं एक तरह से भी और नहीं भी हूँ। वो कूद कर होश के दायरे से निकल आया। ना यार ना, एहो जई, दिल तोड़ने वाली बातें ना कर, बोल दे गिराई हूँ, तेरे अगले गले लगा दूंगा मैं। मैंने कहा चल तू खुश रह, हाँ गिराई हूँ तेरा गले गले। वो करीब आ रहा था, हंस भी रहा था। इसका चांदी चला दांत फिर चमका। मैंने इस पुरलुत्फ कैफियत में कहा, ले और भी सुन ले भाई सरदार, एक और सुन ले। ये जरा बहुत ज्यादा शायराना है, मतलब मस्ती जरा कम है, इसमें शायरी ज्यादा है। सुल्फे की लाट से तो कम ही मस्ती है। वो सर्दी में होले सू करता खड़ा हो बोला, सुना दे फिर, अपा अंदर चलेंगे, इधर अब सर्दी शुरू हो गई है। मैंने कहा कोई खास नहीं, रोशनी में तुम्हारे दांत का लश्कारा देखकर कुछ याद आ गया था। वो झट से बोला, वो हाँ ओए समझ गया, ओए खुई ना, तेरे लोंग दा पिया लश्कारा, ते हालिया ने हाल ढक ले। मैंने कहा हाँ, वो महबूब की लोंग कह लो या सरदार का दांत कह लो, इको गल है। वो ठट्ठा मार के ऐसा ये हुई बात, मेरे दांत दा पिया लश्कारा, हा हा हा, हद हो गई हुई। इसने हाथ बढ़ाकर मेरी बात थपकी, चल आ दोस्त अंदर चलिए। ना किए तेरा। मैंने अपना नाम बताया, बोला इधर किधर से आ रहा है। फिर जीप की तरफ देख के बोला, बड़ी जबरदस्त जीप है तेरी। मैंने कहा एक दोस्त की है। दोस्त की है तो खैर है। हाथ पकड़ मुझे विला की तरफ ले चला। मेरा नाम अनहद सिंह है। मैंने नाम की तारीफ की और पूछा, ये अनहद हले वाली है ये दूसरे से। वो रंगे पैर था, कंकरों पर पंजों के बल चलता हुआ बोला, यार दोनों ही सही हैं, हलवे से समझ ले तू मुसलमान है, तुम्हें खुश हो जाएगा। छोटी है से कोई परसों हो जाएगा। असल में शेर खान, हम तो यार सूफी आदमी हैं। एक सूफी ने मेरे पिता के मुर्शिद हजरत असगर अली शाह अलबेले साहब ने नाम रखा था। वो बोलते थे अनहद अपरम पार टर्म होती है सूफियों की। इसे अपने कच्छे से लटकती चाबी से विला का दरवाजा खोला और कंधा छूकर मुझे खुद से पहले दहलीज पार कराई। आ जाओ जनाब जी। हाँ तो आई समझ में, मैं इस नाम अनहद की कृपा हूँ। इस अनहद सिंह का बेड़ा उतर गया है जनाब, बड़ा कारोबार फैला हुआ है।
मालिक के कर्म से कोई हद हिसाब नहीं है। हम जिस हाल में आखड़े हुए थे वो वाकई सरदार अनहद सिंह की जबरदस्त खुशहाली की कहानी सुना रहा था। संगमरमर और आला दर्जे की टेक की लकड़ी ने दूर तक और ऊपर तक खुशजौकी और इमारत की एक दुनिया सजा रखी थी। सीमेंट तो खैर दीवारों, फर्शों, छतों के अंदर इस्तेमाल हुई होगी, वो तो देखने वालों को कहीं नजर न आई थी। दीवारों पर टेक के आला किस्म के वही नेर वाले तख्ते इस तरह जड़े थे कि खूब पॉलिश की हुई लकड़ी ही चमक मारती थी। घूमी हुई दोहरी सीढ़ी और बालकोनी पर लकड़ी का खूबसूरत गोरखधंधा बनाती थी। फर्श पर संगमरमर जड़ा था और छत खुदा मालूम किस मटेरियल की थी कि एक कुंद सी चमक छत के अंदर से फूटती महसूस हो रही थी। अनहद सिंह ने बेहद पैसा खर्च करके ये विला बनवाई थी। टेक का आला फर्नीचर, एक फानूस जिसे सरदार जी ने अपनी गुफ्तगू में एक बार झूमर कहा था, और बालकोनी के बिल्कुल नीचे दीवार पर एक जबरदस्त सर सैयदी सफेद दाढ़ी वाले सिक्की रोगनी पेंटिंग। ये नुमाया चीजें थीं। गुमान गालिब है कि पेंटिंग किसी महंगे गैर मुल्की पोर्ट्रेट करने वाले से बनवाई गई होगी। अनहद सिंह बदन से नंगा, बस एक कच्छा पहने, इस ख्वाबों में नजर आने वाली इमारत के हॉल में मेरे साथ दाखिल हुआ था और मेट पर अपने गीले नंगे पांव पूछता हुआ सफेद दाढ़ी वाली तस्वीरी बड़े मियाँ को दोनों हाथ जोड़कर ताज़ीम दे रहा था। तस्वीर वाला अपनी जिंदगी में एक खासा शानदार और बारो बुरा रहा होगा। अनहद सिंह आस्था से बोला, ये मेरे दादा साहिब हो रही हैं, सरदार बुधावा सिंह जी तरखान। मैंने सर हिलाकर अपने मेज़बान की दी हुई इत्तला वसूल की। सब कुछ सही था, मगर ये तरखान क्या मेरे मेज़बान का दादा बढ़ाई था? मतलब है आम सा गांव का बढ़ाई। अनहद सिंह ने इसी रो में अगले लम्हे वजाहत करते बोला, जनाब दादा हुरी साहिब जैसा तरखान 16-18 पिंड इधर थे, 16-18 पिंड उधर, दूसरा कोई नहीं था। मंजी अशटूल वाले तरखान नहीं थे। बुधावा सिंह जी कैबिनेट बनाते थे और मालिक के कर्म से ऐसे ऐसी कैबिनेट जनाब के बर्मिंग क्लास गोर की 16-18 काउंटी तक से बड़े बड़े गोरे बुधावा सिंह जी के पास खुद के लेकर आते थे कि कैबिनेट बनवाने। तो आप लोग यूके में रहे हैं? लोग नहीं दोस्त, मेरा दादा साहिब, समझो पूरी लाइफ उधर ही। मेरे वालिद को अपना शागिर्द बनाया था, इसे भी उधर ही विलायत में जमाना चाहता था। फिर मुल्क आबाद हुआ था। जभी से मेरे वालिद अपने बाबा के पीछे पड़ा हुआ था कि अंग्रेजा दा मुल्क छोड़, चल अपने घर चल, अपने आयाद मुल्क। तो फिर बास जी बाजरक लोग थे, बड़ा बूढ़ा झक भी मारे थे। सुल्तान कौन, मतलब औलाद को नुक्ते नहीं निकालना चाहिए। मैं भी पैदा नहीं हुआ था। दोनों बजरग गए पटियाले। मेरे वाले साहब भोरिया जो बच्चे ही थे, समझो कोई 22 साल के। खैर ये भी शिकायत करने का कोई मजा नहीं, जो हुई सो हुई। पटियाले में लुट लुटा के एक अंग्रेज पोसी के बुलाने पर वो दोनों बाप बेटा बर्मा आ गए। अपने आयाद मुल्क को दूर से सलाम किया। इधर मालिक के भंडार खोल दिए, समझो वदावा सिंह जी के और पुत्र वसाया सिंह जी के नाम पे लाठी जैसी निकल आई। वसाया सिंह जी मेरे पिता थे, गुजर गए। इनके पीछे दादा साहिब हो रही 16 बरस, और जैसे मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, कारोबार पर बिठाया, फिर शेरने ने खा लिया। शेरने? जी हाँ, जंगल वेले में तो यही सब खतरे शतरे रहते हैं। जीप में जा रहे थे, जाती जरूर से उतरे, शेर ने मार दिया। लो जनाब, आप खड़े क्यों हो? बैठो सरकार। दादा साहब होरी के बाद अब अहमद सिंह तरखान टेक की सुपर सेट संभाले हुए है। शिकायत करना ठीक नहीं है, पर एक बात कहूँगा कि मधुरी बाई कस्बा बीच में नहीं आना तो अहमद सिंह तरखान की समझो सुर्ग में कट रही थी। सुर्ग समझते हो? जन्नत जन्नत। मैंने पूछा, मधुरी बाई का क्या किस्सा है? सरदार जी बोले, किस्सा कुछ नहीं, छाती में सुराख हो गया इनके कारण। मैंने जरा गौर से अहमद सिंह की नंगी छाती देखी। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, बाहर से छाती का सुराख कब दिखेगा शेर खान साहिब? चलो छोड़ो, जिंदा रहे तो सुना देंगे। मधुरी बाई पाकपटन वाली की स्टोरी। मैंने घबरा के पूछा, ये बीच में ये पाकपटन कहाँ से आ गया? अनहद सिंह ने अपने दोनों हाथों गुंगने चूम के आंखों पर रखी, बोला, सुना है बड़ा बीबना शहर है पाकपटन शरीफ। सुना है एक सच्चे प्यारे का उधर मजार है। पर भाई साहिब ऐसा है ना कि हरिद्वार में दरवाजा खुला देख के मतलब कितने अंदर आ जाती है। खैर मधुबाई की स्टोरी फिर किसी वेले सुनावांगे। अनहद ने मुंह उठा के किसी रमे को आवाज दी, रमया ओए, ओ देख भाई मालिक की शान आए ने, साढ़े घर मेहमान आए ने। रमाया आया तो इत्मीनान हुआ, ये सीखने ही था। ऐसा नहीं कि मैं इनसे बेजार हो जाता हूँ, ना, सिखों से मैं उलझता नहीं हूँ। बड़े जिंदगी से भरपूर खूब चाबी भरे वो लोग होते हैं। किस्सा यह था कि एक सरदार अहमद सिंह साहिब ने ही सांस फुला दी थी। ये रमा अगर रमा सिंह होता तो दोनों अपनी बातों से मुझे ऐसा थका देते कि इस खूबसूरत विला को देखने का मजा ही जाता रहता। रमा रमिया को खूब मालूम था कि जब कोई मेहमान आता है तो इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। वो आओ जनाब, आओ जी सर जी कहता वो आगे आगे चलने लगा। मैंने एक बार अपने मेजबान की तरफ देखा तो उसे मुस्कुरा के हाथ का इशारा किया कि जाइए, जैसा वो कह रहा है कीजिए।
रमैया मुझे जीने के नीचे एक हल्के अंगूरी कमरे में ले गया। बात को मालूम हुआ कि अगर मैं हिंदू होता तो मेरे कमरे का रंग हल्का बसंती और मसीह होता तो नफीस पिंक होना चाहिए था। मैं दूसरे किसी दिन से मुंसलिक होता या बेदीन होता तो मुझे आसमानी कमरे में ठहराया जाता। कमरे की हर चीज, बाथरूम के टाइल हद ये के जिस ढब के शब ख्वाबी के कपड़े और हाउस कोट दिए गए वो भी कमरे के रंग पर सोचे और डिजाइन किए गए थे। खुद सरदार अनंत सिंह का कमरा सफेद बेदाग था। वो अपने सिख भाइयों को भी मेहमानों के किसी सफेद कमरे में ठहराता था। मैंने कहा सिख भाइयों का तो खट्टा जर्द रंग होता है। अनहद ने समझाया कि हाँ खट्टा रंग होता होगा सिखों का, पर मैं तो सूफी बंदा हूँ, हजरत अलवेले शाह हुरी का मुरीद। मैं तो अपने लोगों को अपने ही रंग में रंगा देखना चाहता हूँ। रमिया ने गुस्ल खाना तैयार कर दिया था और मैंने बिस्तर पर और इसने बिस्तर पर मेरे पहनने के लिए हर तरह से तैयार इस्त्री किया हुआ शब ख्वाबी का लिबास और खूबसूरत अंगूरी फूलों गहरे काही आस्तीनों कालरों वाला हाउस कोट फैला दिया था। वो कहने लगा, सर जी मैं आधे घंटे में सरदार साहब के कमरे में गिलास बोतल बर्फ पहुंचा दूंगा। गोया सरदार अपने मेहमानों की पहले तवाज़ो शराब से करता होगा। मैंने कहा, रमिया भाई तुम बेशक अपने सरदार साहब के लिए बोतल गिलास बर्फ पहुंचाओ, पर मैं सिर्फ चाय काफ़ी शरबत पीने वालों में से हूँ, इस बात का ख्याल रखना। रमिया ने मुस्कुराकर कुछ इस तरह सर हिलाया जैसे इससे किसी मजदूर आदमी ने कहा हो कि मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी व्हीलचेयर पर आ जाऊंगा। दुनिया भर के बेसिन, साल्ट और बढ़िया साबुन सरदार के मेहमान खाने वाले कमरे के बाथरूम में मुहैया थे। मैंने आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त लगाकर गुस्ल किया और मेहमानों लिबास पहनकर हॉल में आ गया। रमैया मेरा मुंतजिर था। वो सीढ़ी चलाकर मुझे सरदार अनहद सिंह के सफेद कमरे में ले गया। सरदार पूरी तरह तैयार, मोती जैसी पगड़ी कसे, दाढ़ी चढ़ाए, सफेद रेशमी हाउस कोट में कमरे के निकल आया। रवायती पंजाबियों के जी आयनों करता मुझसे बगलगीर हुआ। मैं समझ रहा तो मेरा इंतजार में एक आध पैग लगा के बैठा होगा, मगर अशर रमिया ने बता दिया था कि मैं इसके हिसाब से बेजोक हूँ, नहीं पीता। महागनी की बहुत जबरदस्त ट्रॉली में एक तरफ शराब से मुतल्लिक चीजें सजी थी और दूसरी तरफ प्याली और थर्मोस रखे थे। अनहद सिंह ने ट्रॉली की तरफ इशारा किया, बोला, अगर आप दो धार्मिक मतलब जिस किस्म के भाई हो तो मैं ये बोतलें शोतलें वापस भेज के आपके साथ चाय पी लूंगा और जो आपकी इजाजत होगी तो अपना शुगल कर लूंगा। मैंने कहा, भाई तो अपना शुगल करो, मैं अपना करता हूँ। तो खुश होकर अनहद सिंह ने अपना कारोबार फैला दिया। पहला पीक पीते ही इसने मुझे अपने मुख्तलिफ मुसलमान खासतौर पर पठान मुलाकातियों का हाल बताया जो यहाँ बर्मा और वहाँ यूके में इससे मिले थे। अनहद एक बार हिंदुस्तान भी गया था। हंस के कहने लगा, पटियाला में मेरा दादा साहिब और वाले साहिब होरी के साथ जो हालात पेश आए थे, इनकी डिटेल सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि ना पटियाले और ना कभी न्यू दिल्ली जाऊँगा। सुना है उधर न्यू दिल्ली राजधानी में भी बहुत पटियाले वाले बस गए हैं। मैं सिर्फ बॉम्बे और पुणे गया था। बॉम्बे तो फिल्म में काम करने के शौक में। चलो पुणे शहर का नाम आ गया है तो फिर बता ही देता हूँ। पुणे शहर में अपनी इस मधु बाई का क्लब था। क्या क्लब? मैंने पूछ लिया। अनहद ने हाथ बुलाकर मुझे सब्र करने का मशवरा दिया। वो बड़ी मुस्तैदी से दूसरा पैक बनाने लगा था। दूसरा पैक बनाने और सिप करने में सरदार ने कुछ वक्त लिया। फिर जेब से सफेद बेदाग रुमाल निकालकर पहले अपने होंठों और फिर आंखों और चेहरे को फेरा। हालांकि चेहरे इसका तरोताज़ा था, कोई पसीना चिकनाहट कुछ नहीं थी। हाँ, लगता था कुछ नर्वस होता जा रहा है। इसने खंगार कर गला साफ कर बोला, पागलों की बात मगर सुनाता हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाकर इसकी हौसला अफजाई की। यानी मधुरी बाई औरतों का बॉडी बिल्डिंग क्लब चलाती थी। मैंने हैरिस से देखा, औरतों का मतलब बॉडी बिल्डिंग। मेरे मेजबान ने छोटा सा सिप लिया और उदासी के साथ हाँ में सर हिलाया। आहो, बॉडी बिल्डिंग जनानियों का। आगे हम दोनों चुप हो गए, मगर बातचीत जारी रखने के लिए कुछ कहना जरूरी था। मुझे इसमें कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा, चलो कोई हर्ज नहीं, बाज औरतें चलाती हैं। जुमला अहम काना हो गया था, इसलिए मैंने अधूरा छोड़ दिया। नहीं ना, यही तो असल प्रॉब्लम थी शेर खान, कोई औरत भी नहीं चलाती थी। कम से कम इस जमाने में तो कोई भी औरत यूके में भी ऐसा क्लब कोई नहीं चलाती थी। मैंने फिर हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर खामोश रही। अनहद सिंह ने इस खामोशी से फायदा उठाकर अपने गिलास में बची शराब एक ही गूंद में उंडेली। लगता था अब इसमें कुछ हिम्मत आ गई है। वो उदासी से एक बार हंसा, कहने लगा, एक फिल्म की शूटिंग के चक्कर में पुणे गया था। उधर मेरा एक सिख दोस्त था। सिखों को कम ही दोस्त बनाता हूँ, मगर वो तरखान तक पुणे के मेन फर्नीचर एरिया वाले दुकान में बैठता था। शूटिंग निमट गई थी। मेरा रोल ही कितना था, बस किसी स्टंट को पैसे का आशा देकर एक दो साइलेंट सीनों में कैमरे के आगे से गुजर गया था। तो मतलब शूटिंग पैकअप करके अपने सिख तरखान भाई की वर्कशॉप में आ बैठा कि इधर से मधुर बाई आ गई। अच्छा। अनहद ने तकरीबन गुस्से से कहा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, और बहुत टाइट बुटलून पहने थी। कौन पहने थी? मुझे अनहद का गुस्सा का वो अंदाज ना आया था, इसलिए मैंने पूछा कि कौन पहने थी। मैं कोई भी बंगाली एक्शन देना चाहता था। इसे अपनी हिमाकत का एहसास हो गया था, इसलिए छोटी सी टिकार लेकर इसने सॉरी कहा और अब की बहुत नरमी से कहने लगा, तुमने हजारों नहीं दर्जनों जनानियों को पुतलून पहने देखा होगा,
मैंने हजारों को देखा है, मगर वो पतलून नहीं पहने थी ना। ना ना ना, शेर खान पतलून इसे पहने हुई थी। इसने बात इतनी शिद्दत से बल्कि तकरीबन मजहबी जोश से कही थी कि मेरी हंसी छूट गई। अनहद बेबसी से मेरी सूरत देखने लगा, धीरे से बोला, हंस लो, मेहमान हो, मगर वाह गुरु का वास्ता, जरा बताओ भैया जी, इसमें हंसी की कौन सी बात है। मैंने जल्दी से कहा, सॉरी, तुम्हारी बात पर नहीं हंसा, कुछ और सोचकर हंसा था। अनहद सिंह ने सर के इशारे से हाँ कही। वो अब मैनुषी के इस मरहले में था कि हर माकूल और नामाकूल बात से इत्तफाक कर सकता था। कहने लगा, इसके निचले होंठ के पास एक छोटा जहा तिल है। ये कहते हुए अनहद सिंह की आवाज़ भर आ रही थी। मैं डर रहा था ये बताते हुए कहीं रोना पड़े। मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया। यानी अगर तिल है तो कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं कहाँ बैठा था। अब सरदार जी भूलते जा रहे थे। मैंने याद दिलाया, वो पुणे शहर में अपने सिख थरकान दोस्त की वर्कशॉप में बैठे थे। हाँ जी, तो वर्कशॉप में आई एक जरारी लीक संग मूड में। मैंने बात काटी, कौन सिंह? ओ कोई सिंह नहीं यार, रेसलिंग मूड में, मतलब आराम नाल पगड़ी ढीली करके, वो शर्ट उतार के, शरीर पर टांग फैला के आराम नाल बैठा था कि वो। मधुरी बाई यही बोली, सरदार जी आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, और जब तक मेरे क्लब का काम स्टार्ट नहीं करोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इधर वापस नहीं आने दूंगी। आप समझे शेर खान भाई, असल में क्या हुआ था, वो मुझे दुकान वाला सिख समझ रही थी। हाँ, मैंने सर हिला के समझदारी से कहा, जब तुम दुकान वाले सिख नहीं थे, मेहमान वाले सिख थे। मैंने सोचा हाँ भाई होता है, एक सिख से दूसरे सिख को तमीज़ करना कभी मुश्किल हो जाता है। अनहद सिंह ने भी सर हिलाकर मेरी बात से इत्तफाक कर कहने लगा। सामने मेरे वाकफ का उजारों वाला बैग और नापतोल वाले फीते शीते पड़े थे। मैंने भाई साहब आओ ना ताओ देखा, उजारों का बैग और फीते शीते उठाए और कहा, मैडम ठीक टाइम पे आई हो, चलो चलता हूँ, आज का काम स्टार्ट करके ही आना है। मैं दिलचस्पी लेते हुए आगे झुकाया और शायद मुस्कुरा रहा था। मैंने मेजबान भी मुस्कुराकर बोला, लो जी। मैंने जब इसको मैडम कहा ना, इसने अपनी मधुरी बाई ने नैन घुमा के, या सरदार ने अपनी आंख चला के दिखाई। समझे भाई जी, नैन घुमा के खबर है मेरे को क्या कहा। कहने लगी, मैडम क्यों बोलते हो, बेबी बोलो, जो तुम हमेशा बोलते हो। मैं तो जी शेर खान लहरा गया समझो। मेरा वाकिफ वो सोरा सिख तरकान इसको, एडी सोनी कुड़ी को बेबी बोलता है। खैर देख लूँगा। मैंने इसको तो फौरन बेबी बोल के राजीबाजी किया। फिर एक पर्चे पर अंग्रेजी में दुकान वाले सिख को लिखा कि मैं इमरजेंसी में एक जगह जा रहा हूँ, तुम्हारे उजारों फीतों का बैग ले जा रहा हूँ, शाम को वापस कर दूंगा। तो बस जी, मैं इस अपनी बेबी के साथ वर्कशॉप से निकल आया। वो मेरे को अंग्रेजी में पर्चा लिखते देख रही थी। गाड़ी में बैठते हुए बोली, तुमको हिंदी मराठी नहीं आती जो अंग्रेजी में लिख रहे थे। मैंने कहा, बेबी 16 बरस की एज तक आधा टाइम यूके में गुजारा है। फिर ये भी है कि मेरे दादा होरी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। स्कूल की शक्ल मैंने देखी नहीं। दादा होरी को 2 जुबान आती थी, पंजाबी और अंग्रेजी, बस वही मेरे को आती है। वो बड़ी इंप्रेस हुई। अंग्रेजी में कहने लगे, मैंने पहला तरखान देखा है जो विदेशी भाषा में पर्ची लिखता है। मैंने भी इस जुबान में कहा कि बेबी अभी तो देखती जाओ, मैं पर्ची लिखने के अलावा भी विदेशी जुबान में बहुत कुछ करता हूँ। हंसने लगी, बोली, तुम बहुत क्यूट हो। मैंने कहा, खैर क्यूट तो मैं नहीं हूँ, 16 वर्ष से आगे का कोई भी सिख क्यूट नहीं होता। वो खुद अपने फिक्रे की दाद देते हुए हंसने लगा। मैंने भी साथ दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शेर खान की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।